हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप। ठीक, युद्ध की योजना कर रहे थे हम, हल्दी घाटी की ओर रवाना हुए थे। इधर से हल्दी घाटी से रवाना हुआ कौन, सॉरी मानसिंह। मानसिंह मांडलगढ़ होते में मोलेला, और मोलेला के बाद में वो एक गांव में पहुंचा जिसका नाम था खमनोर। ठीक है जी। इधर से महाराणा कुंभलगढ़ से रवाना हुए और रवाना होके वो एक जगह पे पहुंचे, उस जगह का नाम है गोकुंदा। ठीक है, ये तंग पहाड़ियां हैं, दो स्थान है, नजदीक नजदीक ही है। इनके बीच में पीले कलर की पहाड़ियां हैं, पीले कलर की होने की वजह से उसका नाम है हल्दी घाटी। ये युद्ध के सबके नाम है, गोगुंता का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, खमनोर का युद्ध है। और जब भी आपको हल्दी घाटी युद्ध का सीन मिले तो आप देखोगे कि उसके पीछे एक नदी दिखाई हुई है। कौन सी नदी है? बनास। इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। सबसे पहले जो व्यवस्थाएं की जाएगी, राजा अपना मैनेजमेंट करेगा, राजा अपनी सेना को व्यवस्थित करेगा, राजा हमेशा बीच में रहेगा। महाराणा प्रताप बीच में रहेंगे। महाराणा प्रताप इस युद्ध में स्वयं शामिल हुए थे। मेवाड़ वालों में लगभग ये है ही, जैसे सांगा है, खानवा युद्ध थे, देखो कितनी बड़ी सेना है। सांगा अगर खुद नहीं जाता युद्ध में तो भी काम चल जाता नहीं, लेकिन आगे आगे तैयार बैठे लड़ाई करने। तो महाराणा स्वयं इस युद्ध में आए हैं। इधर से महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर बैठे हैं, के नाम है चेतक। तीन घोड़े थे ये, एक तो था चेटक, एक था एटक, एक था त्राटक। ऐसा कहते हैं कि उदय सिंह के समय कोई घोड़ा बेचने आया था इधर गुजरात साइड से, काठियावाड़ से। 5 घोड़े थे वो टोटल। उन घोड़ों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें खड्डे में फेंक दिया गया था लुक के अंदर। तो उनमें से 2 तो मर गए थे, 3 निकले थे, जिनमें से एक महाराणा प्रताप ने लख लिया था, कहते एक अमर सिंह के पास, एक शक्ति सिंह के पास। ये नाम इसका रियल तो था चेटक। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है CHETTAK, और इस वजह से इसको हिंदी में फिर कन्वर्ट किया तो क्या बन गया? चेतक। रियल नाम इसका चेतक था। उसके पास में भामाशाह भी खड़े। ये राजा बीच में, राजा के आगे एक सेना रहती है, उस सेना को कहा जाता है, बड़ी ही महत्वपूर्ण सेना होती है हरावल सेना। हरावल सेना में रहना एक गौरव का विषय होता था। अपने आप पे घमंड करते थे कि हम राजा जी की हरावल सेना में हैं। क्यों? इसका मतलब वो ऐसा जैसे एक तो कांस्टेबल हो गए, कांस्टेबल में ही अलग से ट्रेनिंग करके बनते कमांडो। कमांडो भी कांस्टेबल ही होता है, लेकिन वो अपना एक अलग मानता है रुतबा कि मैं कमांडो हूं, मैंने एक अलग ट्रेनिंग की है, हूं तो मैं भी कांस्टेबल। तो वही बात है कि भी है तो ये भी सैनिक, लेकिन इन्हें अपने आप पे एक अलग ही घमंड होता है कि मैं राजा जी की हरावल सेना में। क्यों इंपॉर्टेंट है? इधर मुख्य सेना मानसिंह बीच में रहेगा। मानसिंह एक हाथी पर बैठा है, उस हाथी का नाम है मर्दाना। मानसिंह के आगे भी सेना रहेगी, उसे क्या कहा जाता है? हरावल सेना। जैसे ही युद्ध की शुरुआत होती है तो राजा के इधर भी सेना रहती है, इधर भी रहती है, पीछे, इधर, इधर। जैसे युद्ध की शुरुआत होती है, हरावल दस्ता हरावल दस्ते पे अटैक करता है। ये बायां इसके दाएं पे अटैक करेगा, ये दायां इसके बाएं पे अटैक करेगा। शुरुआत में कौन लड़ेंगे फिर? अब सोचो, हरावल दस्ते के अंदर अगर कमजोर कमजोर चोखा है, आ गया सैनिक, तो राजा जी तो पांव उघड़ जाए घंटा 2 घंटा में। इसलिए हमेशा लड़ाकू रखे जाते थे और मेवाड़ की हरावल सेना में रहने का गौरव किनको प्राप्त था? चुंडावतों को। तो फिर कौन होगा? वही जिन्होंने तलवार बांधी, करसनदास से। यह हरावल सेना में था। महाराणा के साथ एक मुस्लिम भी था इस युद्ध के अंदर। जैसे सांगा के साथ एकमात्र मुस्लिम कौन था? हसन खां मेवाती। और महाराणा प्रताप के साथ कौन था? हाकिम खां सूर। ये सूर है, शेरशाह सूरी। सूर और मुगलों की आपस में बनती नहीं थी कभी, तो मुगलों से जो भी विद्रोह करता वो सूर वंश वाले इनके साथ आके मिल जाते थे। ये कहते हैं कि युद्ध से पहले इसने कहा था कि आज जीते जी मेरे हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़वा सकता। ये युद्ध में मारा गया, तलवार इसके हाथ में थी। कहते हैं कि वो तलवार जब छुड़ानी चाहिए तो छुटी नहीं, तो इसे तलवार सहित यहां दफना दिया गया था। इसका मकबरा यहीं पे है, कहां? खमनोर के अंदर। इधर भी हरावल सेना में रहेगा कोई, उधर है आसफ खां। किसकी ओर से? मानसिंह। और भी कई है, मुख्य मुख्य नाम है, अभी बाद में लिख देंगे। और राजा के पीछे एक सेना रहती है, पीछे रहने वाली सेना का नाम होता है चंद्रावल। उधर भी रहेगी, इसके पीछे। क्यों? पीछे से कोई अटैक न कर दे, तो पीछे भी एक सेना रहेगी चंद्रावल।
महाराणा की चंद्रावल सेना का नेतृत्व किया था भील, जिसका नाम था पुंजा। ये एक भील है और पहाड़ियों में लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं भील, तीर चलाने में सबसे एक्सपर्ट होते हैं भील। जब युद्ध शुरू होगा तो ये पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। मुगलों को बहुत परेशान किया इन्होंने भीलों को। ये महाराणा का कितना बड़ा सहयोगी हो सकता है आप देखो, महाराणा ने इसे राणा लगाने की इजाजत दी थी। इसका नाम है राणा पुंजा। हमारे भारत में बहुत क्रांतिकारी हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, गांधी जी से भी ज्यादा नामी लोग हुए हैं, लेकिन पैसों पे फोटो तो गांधी की आती। मेवाड़ में अगर सिक्के पे फोटो एक तरफ तो राजा की है, महाराणा प्रताप की, और दूसरी तरफ अगर किसी बंदे की है, पुंजा की, यानी सिक्कों पे इसकी फोटो आती थी, तो सोचो कितना बड़ा सहयोगी रहा होगा ये महाराणा प्रताप का। तो भील, पुंजा, और भी कई नाम है, केशव वगैरह, और उनको बाद में, महत्वपूर्ण ये है इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। राजा के इधर भी एक सेना रहेगी, उसकी चंद्रावल सेना में था मेहत्तर खां। इसका नाम याद रखना, आगे काम आएगा ही। एक माधव सिंह भी था, एक ही नाम याद रख लेना, कौन सा, मेहत्तर खां। राजा की इस साइड में भी एक सेना रहेगी। इधर था रामसा तंवर और इसके 3 बेटे, रामसा तंवर, और इधर था जाला मान सिंह। उधर सैयद खां और गाजी खां, और इधर था सैयद खां। ये है दोनों सेनाओं की व्यवस्थाएं। दोनों सेनाएं आपस में सेट हो गई, अपनी अपनी सेना को सेट कर लिया। भयंकर गर्मी थी, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी। कितना, 2 तारीखें आते हैं, 18 या 21 जून 1576। बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। अपनी रेत से भी भयंकर तपते हैं पहाड़। पहाड़ों में कभी गर्मी में आप जाओगे ना, हालत खराब हो जाती है। पत्थर है वो, तो पत्थर और तपता है। तो भयंकर गर्मी के बीच में लड़ा गया युद्ध था। 2 तारीखें आती है, कोई इतिहासकार 18 बताता है, कोई 21 बताता है, दोनों ही सही है। दोनों तारीख कभी नहीं आएगी, एग्जाम में एक ही पूछी जाएगी। अब जब सेनाएं व्यवस्थित हो गई, मान सिंह के साथ एक राइटर भी आया था। नोट्स बना रहे हो हल्दी घाटी का? उस राइटर का नाम था बदायूनी, मुंतखब उत तवारीख इसकी बुक का नाम है। मुंतखब, नाम तो क्या याद रहे, मुंतखब उत तवारीख, ये राइटर यानी लेखक है। ये साइड में है, इसको कुछ सेना दे रखी है, साइड में बैठा है, पूरे नोट्स तैयार करेगा। इधर से महाराणा प्रताप, इधर से ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, इसने वीरता दिखाई, क्योंकि इसके अनुसार भी हम आगे का वर्णन देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइव देखने वाला आदमी है, युद्ध को प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार है बदायूनी, जिसने आराम, जैसे आजकल हम लाइव देखते हैं वैसे ये देखा है लाइव बदायूनी। सेना व्यवस्थित हो गई। अब हम देखते हैं कि वैसे हमने कंपेयर किया था अकबर और महाराणा प्रताप का, तो उसमें मजबूत कौन था? अकबर। अब तो सेना ही व्यवस्थित है, एक दूसरे के आमने सामने। तो हम यहां कंपेयर करें कि यहां कौन मजबूत है मैदान के अंदर। इस युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि पहाड़ियों में तोप ले जाना बहुत मुश्किल है। 1-2 बराबर घोड़े नहीं चल सकते वहां। आप देखोगे ना, हल्दी घाटी इतनी ऊंचाई है, आज ही बहुत मुश्किल है, तो तोप को तो ले जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई छोटा मोटा कोई तोप हाथी पर रख के लिए तोप होता ना, बाकी तोपों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ था। अपने पास तो तोप वैसे ही नहीं थी। अब दूसरों सेना देखते हैं, मजबूती का पता किससे चलेगा? सेना से। जिसकी सेना मजबूत है वर्तमान में वही है। मेवाड़ में श्यामल दास जी कहते हैं कि मान सिंह के पास 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास 20,000। बदायूं ने लिखता है कि मान सिंह के पास लगभग 5,000 सेना और महाराणा प्रताप के पास 3,000 सेना। यानी सेना का अनुपात क्या है? डबल है। खानवा युद्ध में तो बाबर से अपने पास कोई 4 गुना सेना थी सांगा के पास, लेकिन यहां तो सेना का अनुपात क्या है? महाराणा से डबल सेना है अकबर के पास, मान सिंह के पास। इसका मतलब सेना में मजबूत कौन हो गए? अकबर। युद्ध जो जीते जाते हैं वो अनुभव से जीते जाते हैं। बाबर ने जो युद्ध जीता था वो अनुभव से जीता था। बाबर ने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए थे, वो अनुभव से जीता था, सेना से नहीं जीत पाया था बाबर युद्ध को। महाराणा प्रताप को कितना का अनुभव है युद्ध का? राणा कब बने? 1572। राणा बनने के बाद उनके जीवन का पहला युद्ध कौन सा है? किसके साथ? तो भाई
जी ही थे तैयारी करो और पहले बहुत पेपर दे गया वो आईएएस को लग गयो नाखो। अब वर्ल्डावे आरएस को पेपर टफ आ गयो तो तैयारी करता तो है 3 महीना पेपर टफ आ गयो। भाई अपने महाराणा प्रताप के जीवन का पहला युद्ध, और वो भी किसके साथ, जलालुद्दीन मोहम्मद। अब मान लो थे नया नया उठेड़ा और थारी लोकप्रियता अच्छी है, चुनाव लड़ने मोदी के सामने उठ जाओ, कई लड़ियो भी हो, योगी के सामने भी 1-2 लड़े हो, क्यों अरे इतने बड़े। तो पहला युद्ध, हाँ उन्होंने युद्ध किए होंगे, कब, अपने पिता के समय, उदय सिंह के समय उन्होंने कुछ युद्धों में भाग लिया था, लेकिन वो तो एज ए क्या लिया, कुंवर के हिसाब से, यानी निर्देश देने वाला तो उदय सिंह था, यानी घर पहली बार संभाले हुए, और पहली बार घर संभालता ही पहलो सीधो ही लड़ाई किंग साग होगी अकबर। इसका मतलब और इधर मान सिंह तो अनुभव ही अनुभव उसके पास, खान है वो तो अनुभवों की, अनुभव में भी महाराणा प्रताप यहाँ क्या है, कमजोर है। प्लस पॉइंट अगर थोड़ा देखे तो ये कि मैदान अपना है, घर अपना है, अपने मैदान पे युद्ध हो रहा है, बस ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। अब युद्ध की शुरुआत जो होगी, ऐसा कहते हैं कि युद्ध की शुरुआत महाराणा प्रताप की ओर से हुई। महाराणा प्रताप की ओर से एक हाथी मेवाड़ की ध्वजा झंडा लेके बाहर आया और युद्ध शुरू हुआ। जैसे युद्ध शुरू होता है सबसे पहले आते हैं कवि और गानों बजाना, माहौल बनाते हैं युद्ध का। जैसे मैं कह दी ना छोरा नाच, नाचते होगे हैं, कौन नाच पाओगा, और बढ़िया सो गानों लगा दे, तुणुक तुणुक भाई तुणुक तुणुक, कौन था तुणुक तुणुक वाला, पहले क्या वह तुरंगी वाद्य यंत्र भयंकर तरीके से बचेंगे, तो एक युद्ध का एक अंदर जोश पैदा होता है। फिर वह कवि लागेगा नई नई कविता सुनाने, और आदमियों के अंदर जोश पैदा होगा, तो ये शुरू हो जाएंगे। कवि शुरू होती दोनों सेनाएं आमने सामने, हरावल दस्ते ने अटैक किया, हरावल दस्ते के अंदर दोनों साइड। ये युद्ध लगभग 5 से 6 घंटे चलेगा, भयंकर गर्मियों के अंदर। युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, शुरू होते ही दोनों टाइप की सेनाएं आपस में लड़ने लग गई। बदायूनी लिखता है कि दोनों सेनाएं लड़ रही हैं, लोगों ने अपनी इज्जत महंगी और खून सस्ता कर दिया। युद्ध के बीच मैंने आसफ खां से पूछा कि समझ में ही नहीं आ रहा है, अपने वाले राजपूत कौन से, उनके वाले कौन से, मारें किसको। तब आसफ खां कहता है कि तुम तो तीर चलाते जाओ, जिस भी साइड का राजपूत मर रहा है इस्लाम को तो फायदा ही है। मैंने तीर चलाई, मैंने कई काफिरों को मारा, एक भी तीर मेरा खाली नहीं गया। ये इस युद्ध में काफिर शब्द का प्रयोग कर रहा है, जबकि ये युद्ध जो है कोई धर्म युद्ध नहीं था। खानवा युद्ध के मुकाबले ये बहुत छोटा युद्ध है। खानवा युद्ध में तो इतने लोग मारे गए, इस युद्ध में मुश्किल से 500 लोग मरे थे दोनों साइड की। लेकिन ये युद्ध इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये युद्ध जो लड़ा गया था वो मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ा गया था, स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था, ना कि ये कोई धर्म युद्ध था। क्योंकि अगर धर्म युद्ध होता तो एक हिंदू का सेनापति एक मुसलमान नहीं होता कभी, और उधर एक मुसलमान का सेनापति कभी हिंदू नहीं होता। ये धर्म युद्ध था ही नहीं। प्रथम दृष्टा शुरुआत में देखने में ऐसा लग रहा था कि हमारी सेना कमजोर पड़ती जा रही है। महाराणा शुरुआत में महाराणा हावी रहा इनके ऊपर, और जैसे ही महाराणा इतने हावी रहा, बदायूनी लिखता है कि हमारी सेना भाग खड़ी हुई, 8 से 10 किलोमीटर तक भाग खड़ी हुई। ये भी लिखता है कि मैं भी भाग खड़ा हुआ, कोई घमंडारी बात बन, नोट्स तो नहीं पूछ के बना लिया, मैंने काम तो है नहीं जान बजा। ये लिखता है कि मैं भी भाग खड़ा हुआ। ये कहता है कि उस समय मेहतर खां ने बड़ी चतुराई दिखाई। मेहतर खां हाथी पे चढ़ के जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी कि बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सलामत आ गए। और जो सेना 8 से 10 किलोमीटर फैली हुई थी, बादशाह का नाम सुन के धीरे धीरे वो सेना वापस आनी शुरू हो गई। और वो सेना यहां एक जगह है रक्त तलाई, हल्दी घाटी की, ये तो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी के जस्ट नीचे है एक मैदान, वो जगह है रक्त तलाई। हल्दी घाटी के युद्ध का एक नाम रक्त तलाई भी है। मुगल जो है ना, मुगलों को मैदान में हराना बहुत मुश्किल है। अब ये तो है एक मैदान, ये थी तंग पहाड़ी। अब बेचारों को पहाड़ियों में लड़ने का नॉलेज नहीं था। पहाड़ियों में तो अपने वाले होशियार थे लड़ने में, क्यों, अपना काम ही पहाड़ियों में था। मैदान में मुगल लड़ने में एक्सपर्ट थे। अब वो सेना जो है मैदान में इकट्ठी हुई, महाराणा की सेना में आ गया था जोश, क्यों शुरुआत में महाराणा हावी रहे, तो वो जो सेना है वो यहां आके लड़नी शुरू हो गई। ये महाराणा की ओर से एक भूल थी। महाराणा अगर पहाड़ियों में ही रहते
तो उनको घेर के पूरा परेशान किया जा सकता था, लेकिन उनकी सेना आके यहां लड़ने। तो इस युद्ध का दूसरा नाम एक क्या है, रक्त तलाई का युद्ध भी है। बादशाह बाग यही नजदीक है, इसे बादशाह बाग का युद्ध भी बोलते हैं। ये तो है पहला पड़ाव, जिसमें स्पष्ट रूप से देखे बदायूं के अनुसार तो कौन हावी रहा, महाराणा।